कर रहे हैं आज की उस बड़ी खबर से जिसके बाद पूरा देश शर्मसार है, देश में गुस्सा है, लोगों में इस कदर आक्रोश है जो शायद सब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इनसाइड स्टोरी। मणिपुर के गुनाहगारों को सजाए मौत से कम कुछ नहीं होगा। यह जो मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लगभग 70 से 77 दिन से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा हो रही थी। फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंदर तक खिले हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक लड़की के साथ मणिपुर में लड़की के साथ उसे निर्वस्त्र कर परेड कराई गई सड़क पर। कई लड़कियां थी, 2 से ज्यादा लड़कियां बताया जा रहा है, लगभग 3 लड़कियां जिन्हें निर्वस्त्र कर परेड कराई गई। परेड कराने वालों में 800 से 1000 लोग शामिल थे। उन सब के चेहरे में बेनकाब करने जा रहा हूं आपके सामने, एक एक चेहरा जो लड़की के कपड़े उतारकर उसे सड़क पर परेड करवा रहे थे, वो सब कैमरे में कैद हुए। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो लड़के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सबके चेहरे एक एक बार दिखाइए। ये देखिए, आप पहचानिए। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मैं आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये वो गुनहगार हैं जो लड़की को निर्वस्त्र कर परेड करवा रहे थे। ये मणिपुर की राजधानी इंफाल से 35 किलोमीटर दूर की तस्वीर है। सवाल उठ रहा है, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकत करने का ख्याल भी जहन में लेकर आ सकते हैं। ये तो चेहरे वो देख लिए जो शायद धुंधले हैं, लेकिन साफ चेहरे में आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है पहला आरोपी, देख रहे हैं आप। यह आरोपी जिसने उस लड़की को पकड़ रखा था, यह इसका नजदीक से चेहरा है। आपको कहीं भी दिखाई दे, फौरन पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें। अगली तस्वीर दिखाइए। यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। सफेद स्वेटर में जो लड़का है, यह भी उस भीड़ में शामिल था जो लड़कियों को निर्वस्त्र करके परेड करवा रहे थे। जहां भी यह चेहरा आपको दिखाई दे, आप मणिपुर में रहते हैं या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, इस शख्स को पहचानते हैं तो पुलिस से शिकायत करें। ऐसे हैवानों को फांसी से कम सजा हो नहीं सकती। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और ये तस्वीर, ये जो दरिंदा है, ये लड़की को पकड़ रखा था, इसने मुंह पर मास्क लगा रखा है। लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, हाथ में ये आरी भी लिए हुए था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो भीड़ थी, दंगाई भीड़, आरी लेकर सड़कों पर थी। लड़की को निर्वस्त्र कर ले जाने वाली भीड़ में ये गुंडे, ये हैवान शामिल थे। हाथ में आरी ले रखी थी और इसमें से एक शख्स जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, ये देख रहे हैं, ये वो आरोपी है। फुल स्क्रीन लीजिए, उधर देखिए वो आरोपी जिसने लड़की को पकड़ रखा है और पुलिस ने अब इस आरोपी को पकड़ लिया है, पुलिस के शिकंजे में है। ऐसे दरिंदों को मौत से कम सजा होनी नहीं चाहिए। वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब शामिल थे उस दरिंदगी में। अब इसके बाद पूरे देश में हंगामा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस हिंसा के खिलाफ। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे समाज में ऐसे हैवान भी हैं जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता में भी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कोलकाता में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है फांसी और सजाए मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में हुई दरिंदगी से देश गुस्से में है।
शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने भी कड़ा ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने देश को शर्मसार किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वालों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। गुनहगारों को सजाए मौत दी जा सकती है ताकि महिलाओं के लिए ऐसी हैवानियत के बारे में आगे कोई सोच भी न सके। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मणिपुर का एक जल्लाद शिकंजे में आ गया है, बाकियों की भी तलाश जारी है, लेकिन इसे लेकर सड़क से सदन तक भारी संग्राम हो रहा है। विपक्ष सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहा है और सरकार आरोप लगा रही है चीरहरण पर सियासत का। आपको सुनाने जा रहे हैं हिला देने वाली दरिंदगी की यह दास्तान। कब हुई, कहां हुई, कितने लोग मौजूद थे, सुनेंगे, जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह तक कांप उठेगी। देखिए क्या हुआ मणिपुर में। ये जो आप देख रहे हैं उस भीड़ में शामिल एक दरिंदा है। मणिपुर में 4 मई 2023 को यह शर्मनाक वारदात हुई है। 4 मई की वारदात है। 2 समुदायों में झड़प के अगले दिन गांव पर हमला हो गया। मणिपुर ने, भीड़ ने 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी की। 3 महिलाएं थी। 800 से 1000 लोग फिनोम इलाके में घुस गए। दोपहर 3 बजे के करीब गांव में भीड़ अचानक घुस गई। सोचिए 1000 की भीड़, लड़कियों को पकड़ लिया। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। भीड़ ने महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। 3 महिलाओं को पूरे इलाके में घुमाया। एक महिला के भाई ने बहन को बचाने की कोशिश की। सन की भीड़ ने महिला के भाई की हत्या कर दी। कांग पोकमी के फिनोम गांव का यह वीडियो वायरल है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है। 18 मई को कांग पोकपी में 0 FIR दर्ज हुई। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और मर्डर का केस दर्ज हुआ है। घटना के बाद 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वहां इंटरनेट बंद है तब से। करीब 2.5 महीने तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना के 77 दिन बाद केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। सभी आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का दावा कर रही है पुलिस। घटना के दिन अपराधी हथियार लेकर पहुंचे थे। AK-47 SLR इंसास लेकर प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। अपराधियों ने इसके बाद गांव में तोड़फोड़ और आगजनी की। घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैश लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने कई घरों में आग लगा दी। और इस खबर के आने के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। लोगों में गुस्सा है, सियासतदानों में गुस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए रविशंकर प्रसाद, राजीव शुक्ला, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। ये बिल्कुल गलत है कि विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है 267 जो है 267 के अंडर में, जिसमें तत्काल चर्चा शुरू होती है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप
और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है, शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब नहीं। कहावत है इधर उधर की बात मत कर, बता कपिला कैसे लूटा। जब मणिपुर की बात हम कर रहे हैं तो कहां चले गए राजस्थान, कहां चले गए इधर उधर। सब बात करो लेकिन पहले मणिपुर की बात तो करो। मणिपुर जैसा ऐसा हालात हिंदुस्तान की कोई दूसरे राज्य में है क्या, आप बताओ। मणिपुर हो कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदों और हैवानों को फांसी से कम नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर की यह घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऐसे मामलों में जिसमें क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गई हो, अपराध के साथ ही उसकी प्रवृत्ति भी हैवानियत भरी हो, इस घटना की वजह से समुदाय में आक्रोश हुआ है। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। हत्या के पीछे भी मकसद पूरी तरह क्रूरता है। मणिपुर में आरोपियों ने पीड़ित के साथ गैंगरेप किया, महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, 3 महिलाओं को पूरे इलाके में घुमाया, भीड़ ने निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया, महिला को बचाने आए शख्स की भी हत्या कर दी गई। ऐसे दोषियों को सजाए मौत की ही मांग हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात के संकेत दिए। सुनिए जरा मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को। ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम एरिया से ह्यूमैनिटी है। कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। अब इस पर सियासत हो रही है। सवाल यह है कि मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। मायावती ने लिखा, मणिपुर में हिंसा तनाव से देश चिंतित है। राज्य में कानून व्यवस्था पहले से चरमराई हुई है। क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी? महबूबा मुफ्ती ने लिखा, मणिपुर की भयावह तस्वीरें देखकर स्तब्ध हूं। उन्होंने चुनावी लाभ के लिए उन्मादी तत्वों को उकसाया है। अब उन्हें नहीं पता कि कैसे लगाम लगाई जाए। स्मृति ईरानी ने लिखा, इंसानियत को झकझोरने वाली घटना है ये, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जयराम रमेश का कहना है, मणिपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, हालात संभालने में सरकार फेल हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कह रही है 2 महिला सांसद, प्रियंका चतुर्वेदी और नवनीत राणा। महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है। पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था, और जिस तरीके से एक शर्मनाक दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है। जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। को दुख होता है जिस देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज शुरुआत करते हैं, और उसी देश में अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाने वाला है। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंची तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चंद्रचूड़ साहब ने रिएक्ट किया इस पर। क्या कह रहे हैं देश के सीजेआई? मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो अस्वीकार्य है। जो वीडियो सामने आया उससे हम बहुत परेशान हैं। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सवाल पूछे हैं। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाए गए? लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं है। केंद्र और राज्य कार्रवाई करे या हम इस पर एक्शन लेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। मामले में अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जया बच्चन और हरसिमरत कौर बादल। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई। बताइए ये तो महिलाओं की इज्जत है। पूरे देश में क्या हो रहा महिलाओं के साथ, इतना अपमान। वेरी वेरी सैड। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मणिपुर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन उसके ऊपर जवाबदेही पार्लियामेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये आग्रह था कि ये सेशन चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी है, इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया कि 2024 तक कोई सेशन चलेगा नहीं और लोगों के पैसे सिर्फ बर्बाद करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है। 77 दिन से अगर आग लगी है तो उसके पीछे वजह क्या है? ये तस्वीरें जो सामने आई हैं पुरानी ही सही, लेकिन क्यों जल रहा है इसकी मोटी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 मई को शुरू हुआ था मणिपुर में पूरा विवाद। 3 मई को मणिपुर के मैतई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वहां 3 समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नागा। तो मैतई समुदाय हाईकोर्ट पहुंचा। मैतई समुदाय ने कहा कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यानी एसटी में शामिल किया जाए। मैतई समुदाय ने याचिका में कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि 1949 में 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हुआ था। उससे पहले यानी 1949 से पहले मैतई समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, यानी अनुसूचित जनजाति में ही आता था। अब यही दर्जा उन्हें फिर से दिया जाए, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हाईकोर्ट ने मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश भी दे दिया। इस आदेश के विरोध में जो दूसरा समुदाय है, कुकी समुदाय, 3 मार्च को बुलाया बंद और इसी मार्च के साथ राज्य में हिंसा की शुरुआत हो गई। तब से हिंसा जारी है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बताया 3 समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नगा। मैतई और कुकी में लड़ाई हो रही है अब तक। अब आप देखिए, यह आपके सामने आ गया है मणिपुर का नक्शा। मणिपुर की आबादी है 38 लाख। यहां मैतई समुदाय बहुसंख्यक है, लगभग 53% आबादी है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय, मैतई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। नगा कुकी अनुसूचित जनजाति वर्ग में पहले से हैं। नगा कुकी की आबादी है 34%। जो मैतई है, जो 53% आबादी जिनकी है, वो ज्यादातर राजधानी इम्फाल में रहते हैं और ये कह रहे हैं हमें अब अनुसूचित जनजाति में भी शामिल करो। नगा कुकी इसका विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी जो है आउटर में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं मणिपुर के, वहां रहते हैं। सेंटर में मैतई रहता है। यह है वहां की डेमोग्राफी, यह है वहां की आबादी के अनुपात में स्थिति। अब सुनिए, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध उस जगह पहुंचे जहां पर 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। उस इलाके को से उन्होंने रिपोर्ट की है, सुनिए जरा। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर 2 असहाय औरतों को 7 मई के दिन दहाड़े नंगा इसी रास्ते पर परेड किया गया था और उसके बाद उन 2 लड़कियों को इसी खेत में ले जा करके 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इसी खेत में ले जा करके यहाँ पे गैंग रेप किया गया था और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
यहाँ पर किसी भी समुदाय या फिर किसी भी समूह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है दो असहाय औरतों की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसी खेत में उनके लाश पड़े मिले थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस इलाके को आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। इसी इलाके का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ही पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पुलिस बता रहे हैं कि एक मुलजिम को अब तक गिरफ्तार। अनिरुद्ध उस जगह पर पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं दो समुदायों में जिनमें विवाद है, विवाद किस बात पर है। जो पहला समुदाय जिनकी 53% आबादी है, इम्फाल में रहते, राजधानी में, मैतई, उनका क्या मत है। मैतई जनजाति कुकी को मानती है कि बाहरी है ये। सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को बुला लिया था। कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया था, उनका कहना है। इसके बाद से ये यहां स्थायी निवासी बन गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काट दिए, उनका कहना है। यहां कुकी लोग अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। यह सब खुलेआम हो रहा है। नगा से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया है इन्होंने। मैतई का कहना यह है, कुकी पर आरोप यह है। अब कुकी का आरोप क्या है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं मैतई को अनुसूचित जनजाति में लेने के लिए। मैतई समुदाय का आरक्षण का विरोध कर रहा है कुकी समुदाय। नगा कुकी मैतई को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी का इसको लेकर अपना तर्क है। मणिपुर में उनका कहना है 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 में 40 सीटें पहले से इम्फाल घाटी में है। इम्फाल घाटी में मैतई बहुल है। मैतई को अनुसूचित जनजाति आरक्षण से उनके अधिकार कम हो जाएंगे, उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा, उनका कहना है। उनका कहना है कि 60 विधायकों में, विधानसभा में 60 विधायक हैं, 60 में 40 विधायक मैतई समुदाय के, 20 हैं कुकी नगा। अब इसमें भी अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मैतई ले जाएंगे तो 20 विधायक बचे हैं, हमारी हिस्सेदारी और कम हो जाएगी, उनका ही कहना है। अब सुनिए जरा आतिशी क्या कह रही हैं और लॉकेट चटर्जी। मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। वो 8 देशों का दौरा लगा के आ गए। वो अमेरिका होके आ गए, वो जापान होके आ गए, वो इजिप्ट होके आ गए, वो यूएई होके आ गए, वो ऑस्ट्रेलिया होके आ गए, वो पूरा दुनिया घुमाए। लेकिन मणिपुर जो जल रहा है पिछले 4 महीने से, उनको 1 मिनट का समय मणिपुर के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर का जो है वो तो सरकार तो बात करने के लिए रेडी है, वो तो ये सरकार का बात है, सब लोग एक साथ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले वो बांग्ला को देखे, बांग्ला को संभाले, उसके बाद मणिपुर के लिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वालों में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। मणिपुर से बड़ी खबर है, अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। जितने लोग थे, ज्यादातर लोगों की पहचान हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है, मैतई और कुकी समुदाय के बीच लड़ाई हो, लेकिन नुकसान दोनों समुदायों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय का ही नुकसान हुआ है। अगर मैतई समुदाय के लोगों की जान गई है तो कुकी समुदाय के लोगों की भी जान गई है। नुकसान दोनों तरफ लगभग बराबर है। आपको बताते हैं मणिपुर में कितना नुकसान हुआ है अब तक। नुकसान के पीछे वजह मैंने आपको बता दी। मणिपुर 78 दिनों से हिंसा की चपेट में है। हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिंसा के 5,995 मामले अब तक दर्ज हुए। हिंसा में करीब 3,000 लोग घायल हैं। 5,000 आगजनी के मामले सामने आए। 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर के 16 में से 5 जिलों में हिंसा हुई। हिंसा के बाद 60,000 लोगों ने पलायन भी किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और रवि किशन।
कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी डिफेंड कर सकता है। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब महिलाओं के साथ ये घोर अत्याचार, घोर अपमान, ये सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, तब मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा कर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री को लानत है, धिक्कार है। ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री जी को हम सब जानते हैं कि अगर उन्होंने जो कहा उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। उन सब दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। और न कि सिर्फ उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा, उन्होंने राजस्थान और बंगाल पर भी कहा है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सीमा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता बंद होने का वक्त आ गया है। बैक पैक की तैयारी हो गई है सीमा की। कम दिन बचे हैं सीमा और सचिन के पास। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीमा के गैर कानूनी तरीके से किए गए जितने कारनामे हैं सामने आ चुके हैं। सीमा के 10 बड़े अवैध काम सामने आ चुके हैं। या तो सीमा अब जेल जाएंगी या फिर पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। सीमा की साजिश का खेल खत्म हो गया। अब बारी उस पर कड़े एक्शन की है। जल्द ही सीमा का बैग पैक होने वाला है। अब या तो सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान में घर वापसी होगी। सीमा ने भारत में घुसने से लेकर झूठ बोलने तक जितने अवैध काम किए, उसके बाद सीमा को जेल जाना ही होगा। या सीमा के 4 बच्चों का ख्याल कर बहुत रियायत हुई तो भी सीमा भारत में नहीं रह पाएगी और पाकिस्तान का ही टिकट कटेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि सीमा का बस्ता बंद हो गया है और सीमा को अब जेल जाना है। दूसरा कोई विकल्प सीमा के पास बचा नहीं है। जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। देखिए जरा, सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 दिन पूछताछ की। दावा है कि सीमा के पास से कई अहम जानकारियां मिली हैं। एटीएस अब अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है उसको भेजेगी एटीएस रिपोर्ट। एटीएस ने सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीमा पर भारत में अवैध तरीके से घुसने का आरोप है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज हुआ है। वीजा नियमों के उल्लंघन में 5 साल से ज्यादा की सजा संभव है। सीमा पर आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई है। आईपीसी की धारा 120 भी यानी आपराधिक साजिश। 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है सीमा को। सीमा के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाने की तैयारी है। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले हैं। जांच में पाया गया कि छेड़छाड़ करके आधार बनाए गए हैं। सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का केस भी सीमा पर दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 बी, 468, 471 के तहत केस दर्ज होगा। इसमें सीमा को 7 साल तक की सजा हो सकती है। एटीएस जांच एजेंसियों को सीमा के दावों में कई छेद नजर आ रहे हैं। एजेंसियां सीमा के दावों की हर एंगल से जांच कर रही हैं। गृह विभाग की रिपोर्ट में अगर किसी खतरे की आशंका हुई तो सीमा को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। सीमा पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। सुनिए विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। सीमा हैदर पर वैसे ही धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट, धारा 2, 3, 4 पासपोर्ट्स एक्ट और इसके अलावा धारा 34 एवं 120 बी आईपीसी के अपराध पंजीकृत हो चुके हैं। सीमा ने वैसे भी भारत में अनाधिकृत रूप से बिना वांछित अभिलेखों के और आज्ञा के प्रवेश किया, जो कि एक गंभीर अपराध है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर और तथ्य प्रकाश में आते हैं और प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य होता है तो अन्य धाराएं बढ़ सकती हैं, जैसे यूएपीए भी बढ़ सकती है अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। लेकिन पहले विवेचना को उस स्तर तक जाना होगा, उस गहराई तक जाना होगा जिससे कि ये धाराएं बढ़ा जाने का कोई औचित्य हो। आपने विक्रम सिंह साहब को सुना, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं, सीमा पहले दिन से झूठ बोल रही है।
सीमा कह रही मैं प्यार में आई। अगर आप प्यार में आई तो आप 1 झूठ 2 झूठ 100 झूठ बोल रही हैं। ये मैं पहली तस्वीर देखिए, ये वो होटल है, इस होटल से ही फरेब शुरू हो जाता है। ये विनायक होटल है जिसमें सीमा रुकी थी सचिन के साथ 7 दिन तक। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा, भारत में आकर झूठ बोल रही थी, नेपाल में भी झूठ बोल रहे थे दोनों। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वो रजिस्टर है जिसमें ये देख रहे हैं नाम शशांक नाम लिखा है, इंडिया देख रहे हैं, शिवांग नाम लिखा है, शिवांग नाम लिखा है, नाम है सचिन और गलत नाम लिखवाया होटल के रजिस्टर पे। क्यों? पहला सवाल ये खड़ा होता है, ये लोग इस होटल के 204 नंबर कमरे में रुके थे और पहले दिन से आज तक झूठ बोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। सीमा नेपाल के न्यू विनायक होटल में रुकी थी, होटल के रूम नंबर 204 में सचिन के साथ रुकी, लेकिन सचिन सीमा दोनों ने अलग अलग नाम से एंट्री की। यहां सोचिए, होटल के रजिस्टर में दोनों ने अपना नाम अलग अलग लिखा। ये तो मैं कहूंगा गलत, झूठ और फर्जी नाम लिखवाया। सचिन ने 1 दिन पहले होटल का रूम बुक करा लिया था, शिवांग के नाम से सचिन ने होटल में कमरा बुक कराया। पते की जगह उसने सिर्फ इंडिया लिखवा दिया और कहा कि पत्नी 1 दिन बाद भारत से वहां आएगी, यानी होटल में भारत से पत्नी आ रही है और वहां आएगी। पत्नी आ रही थी पाकिस्तान से। सीमा सचिन ने कहा कि वो भारत से नेपाल घूमने आए, इसलिए होटल स्टाफ को उन पर कोई शक नहीं हुआ। होटल में बिना आईडी प्रूफ के दोनों ने एंट्री ले ली। इसके बाद सीमा सचिन ने होटल में भी कई रील बनाई। दोनों 7 दिन होटल में रुके और काठमांडू में कई जगह घूमे। होटल स्टाफ का दावा यह है कि दोनों के साथ बच्चे नहीं थे। होटल का कमरा नंबर 204 काफी छोटा है, वहां एक शीशा और एक छोटा डबल बेड है, यानी कमरे में एक साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। होटल के 1 दिन का किराया 500 रुपए था। जिस होटल में सीमा सचिन रुके वहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। अब एक सवाल जहन में है कि आखिर इतना झूठ क्यों? पाकिस्तान से चलने तक नेपाल, नेपाल से भारत तक चारों तरफ झूठ की स्टोरी, झूठ की कहानी। उसके बाद सीमा चाहती है कि उनके प्यार की, उनकी लव स्टोरी पर हिंदुस्तान यकीन कर ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल में होटल का मालिक। वो लोग लग रहे थे सब नई नई शादीशुदा जैसे लग रहा था, ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था। ऐसा बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए मैडम। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए, उन्होंने रूम बुक करवाया, तो दूसरे दिन वो लड़की आई, तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले फिर सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं। उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम नहीं दिया है, ये सब उनका फेक नाम होगा शायद। सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई? एक नाम ये है मैडम, हाँ। शिवांग, शिवांग है। शिवांग, शिवांग, शिवांग नाम बताया सचिन ने। शिवांग शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की, ये 3 में से एक कोई है। अच्छा, उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में हम जब हमने उनको न्यूज में दिखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग शायद। उससे पहले हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये होटल की बात झूठी नहीं थी, सीमा का एक और झूठ देखिए। ये आप देख रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। सीमा ने कहा मैं तो भारत नेपाल बॉर्डर से आ गई। सीमा ने यह भी झूठ बोला, झूठ ये बोला कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर के जिस रास्ते के आने की बात बता रही है वो सरासर फरेब है। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए, सीमा ने पहले कहा कि वो नेपाल से सनौली बॉर्डर के रास्ते भारत आई, ये झूठ था। सीमा ने कहा वो सीतामढ़ी बॉर्डर के रास्ते भोपाल भारत आई नेपाल से, यह दूसरा झूठ था। सच ये है कि सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी नेपाल से। यह सीमा के दूसरा झूठ है होटल के बाद। अब मैं आपको बताता हूं सीमा के 10 झूठ, जो झूठ सीमा को जेल पहुंचवा देंगे। ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, सीमा के 10 झूठ आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके। देख रहे हैं ये सीमा के 10 झूठ। पहला झूठ देखिए,
रूट पर झूठ बोला, नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसी, नेपाल से आने का गलत रास्ता बताया। सीमा ने कहा सनौली बॉर्डर से भारत आई हूं, जबकि सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत आई। दूसरा झूठ, होटल में झूठा नाम लिखवाया। नेपाल में सीमा 7 दिन होटल में रुकी। ये होटल का रजिस्टर आप देख रहे हैं, नीचे से दूसरा नंबर देखिए शिवांक लिखा है, सच उसके आगे इंडिया लिखा है। ये सचिन ने अपना गलत नाम लिखाया, लेकिन सचिन ने पहले अपना असली नाम नहीं बताया होटल में। होटल के रजिस्टर में किसी और नाम से एंट्री कराई, शिवांक के नाम से। तीसरा झूठ, शादी पर। नेपाल में सचिन से शादी का दावा किया सीमा ने, कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती ही नहीं है, वहां शादी वर्जित है। मंदिर के पुजारी ने भी शादी के दावे को गलत बताया। अगला झूठ देखिए, अवैध तरीके से घुसी। सीमा के पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर नेपाल बॉर्डर से आई। एसएसबी के सामने बच्चों की बीमारी का बहाना बनाया कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ताकि सहानुभूति बरती जाए और ज्यादा जांच ना हो। अगला झूठ देखिए, भारत में इतने दिन से छिपकर रह रही थी। कितना बड़ा थ्रेट है, कोई भी नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आ जाए, 50-60 दिन तक भारत में घूमता रहे और उसके बाद कहे मैं तो प्यार में हूं। सीमा 13 मई को ही भारत आ गई, लेकिन पहचान छिपाकर सचिन के साथ रही। 50 दिन तक पुलिस और एजेंसियों को चकमा दिया। अगला झूठ, पासपोर्ट भी झूठा है। सीमा के पास उसके 2 पासपोर्ट मिले। एक पासपोर्ट पे सिर्फ सीमा लिखा है, दूसरे में सीमा हैदर। सीमा दोनों पासपोर्ट को असली बता रही है। एक नाम के 2 पासपोर्ट कैसे असली हो सकते हैं? एक और झूठ, आधार भी झूठा है। सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिले, इसमें सचिन को उसका पति बताया गया। फर्जी बनवाए इस आधार कार्ड पर जांच चल रही। पाकिस्तान के पहचान पत्र में सीमा का पति है हैदर। अब देखिए, सीमा ने कहा मैंने तो तलाक दे दिया इसको। तलाक भी झूठी है। दावा किया कि पति गुलाम हैदर को तलाक दे चुकी हूं, लेकिन तलाक या अलग होने का कोई सबूत तक नहीं। गुलाम हैदर ने भी सीमा को कभी तलाक नहीं दिया। एक और झूठ, फौज पर झूठ। सीमा ने कहा पाक फौज से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, सीमा के भाई और चाचा फौज में है। और ताज्जुब की बात यह कि सीमा कह रही है कि तो मैं आईएसआई को जानती नहीं, ये कौन सी बला है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। एक और झूठ, उम्र पर भी झूठ। सीमा अपनी उम्र खुद 27 साल बताती है, दस्तावेज में अलग अलग उम्र है। कई बार मैंने आपको दिखाया, एक दस्तावेज में 21 साल उम्र है, दूसरे हलफनामे में 29 साल उम्र है। उम्र को लेकर भी झूठ। तो सीमा के 10 बड़े झूठ हैं जो सीमा को किसी भी कीमत में, हर हाल में जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे। अब सीमा का एक और फरेब में जिसकी पोल खोलने जा रहा हूं। सीमा को कई बार आपने मीडिया कैमरों के सामने सुना होगा कि मेरी शादी तो नेपाल में हो गई थी सचिन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में। पशुपतिनाथ के पुजारी जी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि यहां तो शादी नहीं होती, मार्च में कोई शादी नहीं हुई, यहां तो शादी वर्जित है। सुनिए। इनके रूप आकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया, ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, देखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। वैसे मंदिर में तो हर दिन की करते हैं, वैसे लव स्टोरी हो करके स्वयं बिजली से करने के लिए गुह्येश्वरी गुह्य काली मंदिर में आकर के जो है दोनों विवाह का प्रपोज होने पर जो है स्वयंवर विधि से करते हैं। 8 प्रकार की विवाह हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट है। अब आपको बताता हूं, सीमा जिस रास्ते से बाहर आई, ये कोई आम रूट नहीं है, ये वो रूट है जहां से तस्करी होती है, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, उस रूट से सीमा आई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए रूट। सीमा हैदर नेपाल से भारत कैसे आई, किसने सीमा की भारत में एंट्री कराई है? सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मानव तस्करों ने सीमा की एंट्री कराई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे गैंग सक्रिय है जो पैसा लेकर कुछ भी करते हैं, जो 20 से 25 हजार रुपए में कुछ घंटों में एंट्री करा देते हैं। दावा है कि गैंग भारत में प्रवेश से पहले ट्रेनिंग देता है, ये हिंदी भाषा के साथ साथ पहनावे की ट्रेनिंग दी जाती है। दावा है सीमा ने भारत में एंट्री के वक्त साड़ी पहनी थी और भारत के गांव की महिला की तरह पेश आ रही थी। सीमा के बच्चों को भी हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई।
गैंग ने सीमा को पहले से हिदायत दे दी थी कि सीमा सुरक्षा बल जब सवाल करेगा तो क्या क्या जवाब देना है। सीमा ने कहा कि बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली जाना है। भारत नेपाल के बॉर्डर पर खुली सीमा है, इस रूट से ड्रग्स तस्करी की खबरें भी आती हैं। इसको रोकने के लिए एजेंसियां अब अलर्ट हो गई हैं और सवाल यह है, डरा देने वाली खबर यह है कि इस रूट का इस्तेमाल नकली करेंसी वाले भी करते हैं, ड्रग्स तस्कर भी करते हैं, मानव तस्कर भी करते हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, सीमा ने ये इतना बड़ा अवैध काम किया है जिसके लिए बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए, जो सीमा हैदर का केस आया है जिसमें उसका नेपाल से भारत आना और नोएडा की में पहुंचना, वो जो रास्ता है वो सबसे ही एक वल्नरेबल रास्ता है और बहुत चिंता का विषय है। और क्योंकि ये रास्ता लैंड रूट है, जो ये कहा जाता है जिस रास्ते वो आई है, और उसमें अभी तो वो सामने आता है, कभी गोरखपुर की बात होती है तो कभी सीतामढ़ी के रास्ते आती है। सीतामढ़ी आप यदि देखें तो बिहार से लगता हुआ इलाका है, जब हम गोरखपुर देखते हैं तो वो यूपी से लगता हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी ये पोरस बॉर्डर है और इस बॉर्डर से बहुत, क्योंकि ओपन है और हमारे अरेंजमेंट है जो नेपाल के साथ में कि एब्सोल्युटली ओपन है, आपका एक दूसरे के इलाके में आना जाना, खास करके जो तराई का रीजन हम कहते हैं उसमें एब्सोल्युटली अनचेक्ड है। और ये आज नहीं, कितने सारे चीजों का ये इलीगल जो चीजें होती हैं तो इस रास्ते इन रास्तों से ही होती है। अब सवाल ये है कि सीमा के पास एक तो जेल जाना तय है, अगर बहुत ज्यादा मानवीय आधार पर सीमा को देखा गया, क्योंकि 4 बच्चे भी हैं सीमा के, भारत हमेशा मानवीय आधार को आगे रखता है, उसे जहन में रखा गया तो सीमा की वापसी तय। ये देख रहे हैं, ये वाघा अटारी बॉर्डर है, सीमा जाएगी पाकिस्तान। बैग पैक करके भारतीय एजेंसियां सीमा को वाघा अटारी से वो पार करवा देंगी। अब मैं आपको बताता हूं उसका तरीका क्या है, कैसे सीमा को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। कोई भी शख्स क्या ऐसे हिंदुस्तान में आ सकता है सिर्फ ये कहकर कि मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गया अवैध तरीके से? क्या कोई दुनिया के किसी और देश जा सकता है सिर्फ प्यार के नाम पर? देखिए सीमा के साथ क्या होगा। एटीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजेगी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसके बाद गृह विभाग फैसला करेगा करना क्या है, सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है, पुलिस के स्पेशल एडीजी ने इस बात की पुष्टि की है, कहा पाकिस्तान भेजने की कानूनी कार्रवाई चल रही है, यानी सीमा को पाकिस्तान जाना तय है। भारत में रुकना है तो नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, इसके बाद नागरिकता पर फैसला केंद्र सरकार लेगी। नागरिकता देना या नहीं देना केंद्र का विशेषाधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार पर फैसला लिया जाता है। हालांकि अवैध प्रवासी को नागरिकता मिलना मुश्किल है और सीमा अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी मतलब बिना पासपोर्ट वीजा रहने वाला। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के रूप में हुई है, ऐसे में सीमा का पाकिस्तान भेजा जाना तय है लगभग। और यही रास्ता है, यही गेट खुलता है, बीएसएफ की टीम गेट खोलती है और उस पार करा देती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद और एडीजी प्रशांत कुमार। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम तो रहते तो उस समय जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो सबको मैं पाकिस्तान भेज देता, अब फ्री में भारत आराम से रहता, ये बीमारी नहीं रहती आज के दिन में। तो जांच एजेंसी है, लोकतंत्र में संविधान है और जांच एजेंसी में जो भी मामला सामने आएगा और जांच की प्रक्रिया, चूंकि न्यायपालिका जहां बनी हो, न्यायिका बनी हो, कार्यपालिका बनी हो, तो सभी स्वतंत्र है। अब जांच एजेंसी चल रही है। अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर, वापस नहीं किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून अपना। अब आपको बताता हूं कि आखिर सीमा को वापस कौन भेजेगा, कैसे डिपोर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। अब पाकिस्तान से अगर कोई आया है तो उसकी वापसी कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है,
ये जिम्मेदारी के लिए खास विभाग है देश में। अवैध प्रवासी अगर कोई आ गया है अवैध तरीके से तो पहले उसकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे लोगों पर कोर्ट में केस नहीं होता है अगर अवैध तरीके से आया। सीमा पर केस दर्ज हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं जेल की भी संभावना है। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। अब ये FRRO क्या है? यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आरोपी डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत में रखा जाता है। करीब 15 से 20 दिन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इस दौरान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया और कार्रवाई चलती रहती है। FRRO विदेशी को वापस उसके देश भेजता है। अलग अलग शहरों में FRRO ऑफिस डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग लेता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है इमिग्रेशन विभाग। ATS ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। पिछले साल असम से 7 जर्मन नागरिक डिपोर्ट किए गए थे। ये लोग बिना मिशनरी वीजा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वीजा नियम के उल्लंघन पर इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वीजा खत्म हो गया तब भी डिपोर्ट किया जा सकता है। और बिना वीजा पासपोर्ट भी देश में घुसने वाले डिपोर्ट होते हैं। सुनिए जरा, सीमा के भारत आने के बाद यहां जो कुछ चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब ये कि अगर वो 20 साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। मुझे तो समझ नहीं क्या कहानी चली। पहले वो कह रहे खुद ही मुसलमान है, खुद ही उसको कह रहे इंडियन है ये, फिर वो इंडियन की जासूस है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात कर नहीं ना रही। जो एक कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो, ठीक है, और हो सकता है ये उससे कहलवाना ही हो कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कहें, क्योंकि उनका पता तो है नहीं वो किस लिहाज से क्या बात करते हैं। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है। उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। वो जो जिस लड़के के पास के वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना। आइए, लेकिन ये पहला नहीं है वाकया। मैं आपको बताऊं, सीमा को जिस तरह से भेजा जा रहा है इससे पहले कई और पाकिस्तानी आई हैं यहां जिनको वापस भेज दिया गया है उनके मुल्क। इसलिए अगर सीमा को वापस भेजा जाए तो ये कोई एक पहला मामला नहीं होगा। इससे पहले देखिए किन किन के बैग पैक किए गए हैं और वापस भेजा गया है। कई नाम है। पहला नाम इकरा जीवानी। सीमा की तरह इकरा भी पाकिस्तान से आई। ऑनलाइन लूडो के जरिए मुलायम से जुड़ी थी। मुलायम लड़के का नाम है। लूडो खेलते खेलते इकरा को प्यार हो गया। इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली थी। पाकिस्तान में स्कूल से निकली और सीधे भारत आ गई। दुबई काठमांडू के रास्ते इकरा पाकिस्तान से भारत आई। मुलायम यादव इकरा को लेने के लिए नेपाल गए। नेपाल में ही मुलायम ने इकरा के साथ शादी कर ली और 1 हफ्ते बाद सीमा पार करके दोनों बेंगलुरु पहुंच गए। फर्जी आधार कार्ड पर इकरा भारत में रहने लगी। जब जांच हुई तो मुलायम यादव पर केस दर्ज हुआ। इकरा को पाकिस्तान वापस भेजा गया। दूसरी नजीर है जूली। फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के लड़के से प्यार हुआ। बांग्लादेश से यूपी के मुरादाबाद पहुंची। जूली अपने साथ 11 साल की बेटी भी लाई। प्रेमी अजय के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। भारत में जूली ने हिंदू धर्म भी अपना लिया। कुछ समय बाद अजय को साथ बांग्लादेश ले गई। बांग्लादेश से अजय का फोटो परिजनों को भेजा। तस्वीर में अजय खून से लथपथ नजर आ रहा। परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी और जांच जारी है। एक और नाम है सपला। बांग्लादेशी सपला ऑनलाइन बंगाल के युवक से जुड़ी। ऑनलाइन ही सपला को भारतीय युवक से प्यार हो गया। बांग्लादेश की सीमा पार करके सपला भारत में घुस आई। प्रेमी के साथ 2.5 महीने तक बंगाल के सिलीगुड़ी में रुकी। इसके बाद सपला की अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी हुई। बांग्लादेशी सपला को अदालत ने जेल भेज दिया। सपला के प्रेमी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर
सीमा को तो भारत अगर वापस भेजेगा तो ये अपने आप में एक नजीर होगी, लेकिन भारत से हामिद भी गए थे। हामिद को पाकिस्तान ने ऐसा प्रताड़ित किया, उत्पीड़न दिया कि हामिद के शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। हामिद भी इश्क में गए थे। हामिद के साथ क्या हुआ? जैसे सीमा भारत आई वैसे हामिद पाकिस्तान पहुंचे। हामिद को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हुआ। 2012 में फेसबुक पर हामिद को मोहब्बत हुई। हामिद निहाल अंसारी मुंबई के रहने वाले थे। हामिद को लड़की ने बताया कि शादी होने वाली है। घर वाले पाकिस्तान में जबरन शादी कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की ने हामिद से मदद मांगी। इस पर हामिद ने पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया। हामिद वीजा चाहते थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मिले। उन लोगों ने दोस्त बनकर मदद का भरोसा दिया, तुम्हारी मदद कर देंगे। हामिद ने कहा हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। हामिद से इन लोगों ने कहा। इसके बाद हामिद भारत से पाकिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान के रास्ते इन लोगों ने पाकिस्तान में एंट्री करा दी हामिद की। पाकिस्तान में घुसते ही हामिद पकड़ लिया गया। हिंदुस्तानी नागरिक था, प्यार में गया था अफगानिस्तान के रास्ते। खैबर पख्तूनख्वा से हामिद अंसारी की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान में हामिद पर जासूसी का आरोप लगा। मिलिट्री कोर्ट ने हामिद को पेशावर जेल भेज दिया। हामिद जेल गए तो लड़की ने रिलेशनशिप कबूल कर ली, लेकिन इसके बाद भी हामिद को बख्शा नहीं गया। जेल में हामिद के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। 3 साल तक हामिद को दिन रात का पता तक नहीं चला। 3 साल जेल रहे। जिस सेल में हामिद था वह हमेशा अंधेरा रहता था। 3 साल तक हामिद को अंडरग्राउंड सेल में रखा गया। दिन में सिर्फ एक बार वॉशरूम जाने की इजाजत थी। 1 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में रुक नहीं सकते थे और जेल में खाना सिर्फ जिंदा रहने भर का दिया गया। गर्मियों तक में नहाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जेल में हामिद के शरीर में कीड़े पड़ गए। हामिद को जेल में बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था। इतना टॉर्चर कि उनकी बाईं आंख तक खराब हो गई। जेल में 3rd डिग्री से हामिद को खून की उल्टी होती थी। पेशावर जेल में 2 बार हामिद पर जानलेवा हमला हुआ। घर वालों को 14 महीने तक हामिद का कुछ पता नहीं था। 14 महीने बाद पाकिस्तान ने बताया हामिद जेल में बंद है। हामिद के माता पिता को पाकिस्तान ने उसके बाद खबर दी। भारत ने पाक से 96 बार हामिद को काउंसलर एक्सेस मांगा। 56 बार तो भारत की तरफ से लिखित मांग की गई। तमाम कोशिशों के बाद हामिद की जेल से रिहाई हुई। 6 साल के बाद हामिद पाकिस्तान जेल से आजाद हुए। 2018 में पाकिस्तान से हामिद की वतन वापसी हुई। हामिद ने खुद इंटरव्यू में प्रताड़ना की आप बीती बताई। ये नजीर हामिद की है जो पाकिस्तान में फंसा था, एक नजीर सीमा की आपके सामने। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।